जिंदगी की दौड़ में आहिस्ता चलें ताकि आपको पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं हम एपोप्टोसिस की और नेक्रोसिस की। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस बोर्ड का एक बहुत अहम सवाल रहता है। स्पेसिफिकली एपोप्टोसिस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लिहाजा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। तो लिहाजा एपोप्टोसिस पर नोट आपने ये, मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखे हैं, अभी एक क्लिप में और बनाऊंगा इन पॉइंट्स के ऊपर, तो लिहाजा वो आपने नोट डाउन कर लेना है ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का आसानी से कर लें। तो लिहाजा मैं आपको समझा भी देता हूं कि आखिर एपोप्टोसिस क्या होती है। प्यारे बच्चों, एपोप्टोसिस के बाद हम नेक्रोसिस की बात करेंगे, जो कि अमूमन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो लिहाजा बात करते हैं पहले एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस का जो मतलब है वो बेसिकली फॉलिंग ऑफ है। फॉलिंग ऑफ का मतलब है कि टूट फूट के गिर जाना। तो प्यारे बच्चों, ये जो लफ्ज़ है एपोप्टोसिस, ये बेसिकली ग्रीक ओरिजिन का है, लातीनी जुबान का लफ्ज़ है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। खुद बॉडी डिसाइड करती है कि उनकी डेथ हो जाए। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। तो लिहाजा एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। इसी तरह से अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। यानी कि कोई एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट किस किस्म का एक्सीडेंट, कौन सा एक्सीडेंट, इसकी बात मैं नेक्रोसिस के टॉपिक में ही करूंगा। बहरहाल एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। इसको बॉडी के जो आसपास के सेल्स होते हैं, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल्स को, वो सेल की डेथ करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले यही बात कर लेते हैं कि आखिर एपोप्टोसिस होती कैसे है। अगर हम इसकी बात कर लें कि एपोप्टोसिस कैसे होती है, तो फिर डेफिनेटली हमें समझ में आ जाएगी कि एपोप्टोसिस कैसे होती है। बाद में फिर हम बात करेंगे कि एपोप्टोसिस होती क्यों है। पहले बच्चों देखो, अगर हमारे पास एक सेल है, आपको पता है सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर जब ये न्यूक्लियस होता है और सेल के बाहर जो है आपको पता है कि साइटोस्केलेटन होता है, जो कि सेल की शेप को बरकरार रखे हुए है। और अंदर आपको पता है कि ये क्रोमाटिन होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो लिहाजा जब एपोप्टोसिस होती है तो सेल पहले श्रिंक करता है। यानी कि लेट्स से दैट सेल का ये साइज था और सेल ने साइज को क्या कर लिया, थोड़ा कम कर लिया है। श्रिंक का मतलब है कम करना। तो सेल क्या कर लेता है, साइज को श्रिंक कर लेता है एंड बिकम राउंडेड। और ये थोड़ा सा आपको राउंड होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स से दैट कि ये राउंड सेल नहीं था, लेकिन श्रिंक करने के बाद जो है वो क्या हो गया हुआ है, राउंड हो गया हुआ है, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। और ये क्यों छोटा हो गया है, राउंड हो गया है, क्योंकि इसका साइटोस्केलेटन जो है वो क्या हो चुका हुआ है, ब्रेक हो चुका हुआ है। आपने याद होगा साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो समझ लें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स अंदर से क्या हुए हैं, सरिये की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ मोटे सरिये होते हैं, कुछ बारीक सरिये, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये टूट जाते हैं, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। और इनका ब्रेक डाउन कौन करता है, इनका ब्रेक डाउन एंजाइम्स करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पहला अमल है, ये पहली निशानी है एपोप्टोसिस होने की। अगली निशानी की तरफ चलते हैं। अंदर जो क्रोमाटिन है, ये सारा का सारा क्या होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। यानी कि कंडेंसेशन में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। यानी क्रोमाटिन जो है वो अंडरगो कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक्स। और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, जिसमें ये क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस का जो एक कवरिंग होती है, ये क्या होना शुरू हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है। आगे क्या होता है, न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट बॉडीज। और फिर ये जो न्यूक्लियस होता है, इसकी छोटी छोटी सी बॉडीज बन जाती हैं और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस तबाह हो जाता है। और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है फैल जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हमारे पास इसकी तीसरी निशानी है प्यारे बच्चों। जब हम इन 3 पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि अब जो सेल की मेम्ब्रेन है, इसमें भी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। अब कुछ इसमें कुछ आउट ग्रोथ होना शुरू हो जाती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसे हम ब्लेब्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स मेक्स इर्रेगुलर ब्लेब्स।
तो लिहाजा ये एक इरेगुलर एक शेप सी बना लेते हैं, इनको हम ब्लेब्स कहते हैं। वी यूज टू कॉल देम एज ब्लेब्स। फिर जब ब्लेब्स बन जाते हैं तो फिर ये ब्लेब्स क्या करते हैं कि ये एपोप्टोटिक बॉडी बन जाते हैं, यानी कि ये अब ब्लेब टूट के साइड पर हो गया है। तो यहाँ समझ लें कि अब ये सेल डिस्ट्रक्ट हो गया है, ये सेल तबाह हो गया है, और ये जो इसका ब्लेब था ये टूटकर साइड पे हो गया है। अब इसको ब्लेब नहीं कहेंगे, जब ये टूट जाएगा तो इसको एपोप्टोटिक बॉडी कहेंगे। एपोप्टोटिक बॉडी। प्यारे बच्चों, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी तो बहुत सी, ये भी बॉडी टूट जाएगी तो ये भी क्या बन जाएगी, एपोप्टोटिक बॉडी बन जाएगी। ये भी टूट जाएगा यहाँ से और ये भी बन जाएगी एपोप्टोटिक बॉडी, और सेल और श्रिंक होने लग जाएगा, छोटा छोटा सा टुकड़े हो जाएंगे उससे सारे सेल के। एंड फैगोसाइटोज। फैगोसाइटोज का मतलब होगा कि दूसरे सेल, फैगो मीन सॉलिड चीज, साइटोज मीन खा लेना। तो लिहाजा जो दूसरा सेल है, लेट्स से दैट वाइट ब्लड सेल्स, वो आएंगे और वो आकर क्या करेंगे, इस सेल को इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ का मतलब है कि अंदर ले जाएंगे बॉडी के। फैगोसाइटोज यानी कि फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये अमल जो है आपने पहले याद करने हैं एपोप्टोसिस में। तो ये प्रोसीजर्स होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। प्यारे बच्चों, मजीद अगर हम बात करें आपसे वाई एपोप्टोसिस अकर, कि आखिर एपोप्टोसिस क्यों हो रही है, तो डेफिनेटली इसका जवाब अब आपको दिया जाएगा इस सवाल का, कि जब सेल जो है वो डैमेज हो जाता है या अंडरगो स्ट्रेस कंडीशंस। अब सेल्स हैं, कोई वजह बनी, डैमेज हो गए, इंटरनल कंडीशंस, एक्सीडेंटल नहीं, इंटरनली डैमेज हो गए, या फिर कोई स्ट्रेस की वजह से उनको जो है क्या कर दिया, अनकंडीशन कर दिया गया, तो इट रिमूव्स डैमेज सेल्स। एपोप्टोसिस से क्या होता है कि उन डैमेज सेल्स को रिमूव किया जाता है, प्रिवेंटिंग इट गेटिंग फ्रॉम दी फूड। और डेफिनेटली कैसे डैमेज सेल्स को रिमूव किया जाता है कि हम उसको फूड की सप्लाई रोक देते हैं, और इसके अलावा जो है आप कह लें कि हम जो है उसका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रोक देते हैं। डेफिनेटली जब आप उसको रिमूव कर देंगे सेल को, तो ना तो उसको फूड मिलेगा और ना ही फिर वो मजीद दूसरे सेल्स को जो है वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इट इज़ एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और ये जो एपोप्टोसिस होती है प्यारे बच्चों, ये डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा करती है। कैसे? याद रखो, जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उसके जो डिजिट्स हैं, ये देखें आपके हाथों के दरमियान, आपको पता है सेल्स नहीं है, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं ना ऐसे, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस ने क्या किया, इन सेल्स की डेवलपमेंट को ही रोक दिया ताकि आपके डिजिट्स बन जाएं, यानी कि आपका पंजा बन जाए, आपका एक पाम बन जाए। तो समझ लें कि एपोप्टोसिस की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है ये, राइट। सो ये था हमारा टॉपिक एपोप्टोसिस। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्रोसिस की। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं अब नेक्रोसिस की, राइट। नेक्रोसिस जो है ये बेसिकली कह लें एक्सीडेंटल डेथ ऑफ अ सेल है, या किसी टिश्यू की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। तो अगर कोई सेल जो है जिनको ब्लड की सप्लाई रुक जाए या डैमेज हो जाए, तो फिर वो जो डैमेज सेल्स हैं वो आसपास के सेल्स को भी और डैमेज करने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो निगलेक्टेड वूंड्स होते हैं, यानी ऐसे ज़ख्म जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो ज़ख्म फैलना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा हमें जो हमारे ज़ख्म होते हैं या हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें अपनी बॉडी का ख्याल करना चाहिए, कोई दवाई वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए उन वूंड्स के ऊपर, ताकि ये जो नेक्रोसिस का अमल है ये तेज़ ना हो जाए। अब फिर डेफिनेटली, अब प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे नेक्रोसिस आखिर होती क्या है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक्सीडेंटल डेथ है, अचानक से सेल की डेथ हो जाए। तो ये भी आप पूछ रहे होंगे कि सर अगर सेल की डेथ लेट से हो ही गई है तो फिर क्या होगा? होगा वही जो एपोप्टोसिस में हुआ था, लेकिन ये लेस सीक्वेंशियल है। यानी जैसा एपोप्टोसिस में हुआ था ना कि उसका न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हुआ, कंडेंसेशन हुई क्रोमाटिन की क्रोमोसोम्स में, फिर ब्लेब्स बने, फिर एपोप्टोटिक बॉडीज बनी, तो यहाँ भी कोई ऐसा ही अमल होगा, लेकिन इट इज़ नॉट द वेरी मच सेम लाइक एपोप्टोसिस, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे भी सेल की डेथ हुई थी, यहाँ पे भी सेल की डेथ हो रही है, तो ऐसा कोई इतना ग्रेट फर्क नहीं है। बहरहाल लेट्स से दैट कि एक्सीडेंटल डेथ अगर सेल की हो जाती है तो फिर क्या होगा। देखें, पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर नेक्रोसिस किन वजूहात की बुनियाद पर हो सकती है। पहला, जैसे कि मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइडर है, स्पाइडर ने अगर आपको काट लिया है, तो जहाँ पर उसने काटा वहाँ पे आप सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को। इन्फ्लेमेशन अगर हो जाएगी तो फिर समझ लें कि आसपास के सेल जो हैं वो डेड हो रहे हैं। लेट्स दे दैट के मच्छर के काटने से भी कभी कभी स्वेलिंग होती है, लेकिन नेक्रोसिस नहीं होती। स्पाइडर के काटने से नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है। फिर खुदा न खास्ता अगर कैंसर हो गया है, कैंसर आपको पता है कि इट इज़ दी
अ काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सेल खुद बहुत ज़्यादा डिवाइड करते रहते हैं, फिर एकदम उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिलेबस में से ही है, दैट इज़ हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट। अब आप कहेंगे सर ये हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या है? तो हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिक मीन ऑक्सीजन। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए। जैसे कि आपको पता है ना, अगर आप लेट्स से दैट किसी का गला घोंट दें या कोई ऑक्सीजन का प्रोविजन बंद कर दें किसी जानदार के लिए, तो जिस तरह पानी में आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में ना, पानी में तो सांस नहीं आता है, तो फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं जाता है, जिस्म को ऑक्सीजन मिलना बंद, तो लिहाजा सारी बॉडी की नेक्रोसिस हो जाती है। यानी एवरी सेल, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी गेट डेड। दैट इज़ हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, जैसे खला में जाएंगे ना, खला में रॉकेट से निकल कर आप खला में, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, डेथ हो जाएगी। ड्यूरिंग नेक्रोसिस क्या होता है कि मतलब अब ये अमल होता कैसे, हाउ नेक्रोसिस अकर, इसमें आप बेसिकली कह लें कि एक आपने ऑर्गेनेली पढ़ी है लाइसोसोम्स। ये मैंने आपको चैप्टर 4 पढ़ाया था, उसमें मैंने एक ऑर्गेनेली आपको पढ़ाई थी लाइसोसोम्स। डी ड्यूव ने इसको डिस्कवर किया था। तो लाइसोसोम्स मैंने आपको बताया था कि खास किस्म के एंजाइम्स बनाते हैं। अब वो उन्हीं का जिक्र है यहाँ पे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेट्स से दैट हमारे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये ER है उसके साथ, और ये गोल्जी ऑपरेटस है, और ये लाइसोसोम्स हैं कुछ, ठीक है, ये सर्कुलर से वेसिकल्स होते हैं। अब इनके अंदर बड़े ख़ास एंजाइम्स होते हैं जो पूरे सेल को तबाह कर सकते हैं। अब क्या होता है कि किसी लिहाज से ये सेल क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आसपास भी जो है हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, आसपास भी हमारे पास क्या है, सेल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा सेल क्या कर देंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डैमेज कर देंगे, और उसके बाद ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। नहीं, हम लाइसोसोमल एंजाइम्स कहेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स आके इन सेल्स को भी क्या करने लग जाएंगे, डैमेज करने लग जाएंगे, ठीक है। इधर से भी लेट्स से दैट लाइसोसोम्स हैं, आगे बाहर इनको भी डैमेज कर दिया, तो ये भी सेल्स क्या होने लग गए, डिस्ट्रैक्ट। तो आसपास के टिश्यूज़ को भी सेल जो है वो क्या करने लग जाएंगे, डिस्ट्रक्शन करने लग जाएंगे, तबाह करने लग जाएंगे। सो नेक्रोसिस के दरमियान स्पेशल एंजाइम्स बाहर आते हैं। कहाँ से बाहर आते हैं, लाइसोसोम से बाहर आते हैं। सो लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, और ये सेल्स को ब्रेक करते हैं, ना सिर्फ इंटरनली उसको खुद को तबाह कर रहे होते हैं, बाकी आसपास के इन्वायरमेंटल सराउंडिंग वाले एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहे होते हैं, सेल्स को क्या कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि जो सेल डेड हो जाता है नेक्रोसिस की वजह से, वो कुछ केमिकल्स भी बनाता है। लेट्स से दैट अब ये सेल लेट्स से दैट के डैमेज नहीं हुए, आसपास के सेल ये डेड हो गया, राइट, तो इसने कुछ और केमिकल्स भी बनाने। लेट मी चेंज द मार्कर। लेट्स से दैट ये रेड केमिकल्स बना रहा है, ये सेल जब रेड केमिकल्स बना रहा है, तो ये रेड केमिकल्स क्या करेंगे, आसपास के सेल्स को जाके क्या करेंगे, ये जाकर ये कुछ केमिकल्स भी, मतलब ये नहीं कि लाइसोसोमल एंजाइम्स ना सिर्फ सेल के अंदर डैमेज कर रहे हैं, आसपास डैमेज कर रहे हैं, बल्कि कुछ केमिकल सेल भी बना सकता है जो आसपास के सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो वही बात हो गई जो शुरू में ही कर रहा हूं, दैट इज एक्सीडेंटल डेथ ऑफ दी सेल्स या फिर टिश्यूज। तो ये होता है नेक्रोसिस। एंड आई होप प्यारे बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया एक दफ़ा पीछे जाएं, वीडियो को रिवाइंड करें, एक दफ़ा और देख लें। और मैंने कोशिश की है कि आपको सारी बातें मैं मुनासिब करूं और सही करूं, राइट। सो इट्स बीन 12 years in education and more than 15 years of an experience of educating students। तो आप मेरी बातों पर जो है रिलाई कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है हमारे साथ रहिएगा। और मैंने आपकी पूरी किताब की वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस चैप्टर की, अगर आप माइटोसिस की वीडियो देखना चाहते हैं, लेट्स से दैट आपने मियोसिस मुझसे स्टडी करना है, तो पूरे प्रॉपर मैंने वीडियो कोई बनाई है उसकी, तो टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रॉपर देने की कोशिश की है। और स्पेसिफिकली मैंने आपको बोर्ड के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बताने होते हैं अपनी वीडियोस में, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा MCQs पे भी मैं पिन कर रहा होता हूँ चीज़ों को, तो बता रहा होता हूँ। तो यहाँ पे ये स्पाइडर की बाइट से कौन सा अमल हो जाता है, तो नेक्रोसिस का लफ्ज़ याद रखना है, यही आपको एक MCQ बोर्ड में आता रहे और ये आ भी सकता है। तो प्यारे बच्चों डू सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो अपने क्लास के साथ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दें, उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। यही चीज़ बूस्ट करती है हमें और काम करने के लिए, आप लोगों के लिए टोटली फ्री। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।